आज से कुछ 46 साल पहले 1975 में अपने इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपने समय का सबसे बुरा दौर देखा था और उस वाक़या को हुए आज 46 साल हो चुके हैं और ना ही अब इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है और ना ही उसको इम्पोज करने वाले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम आज भी उन लोगों से पूछें जिन्होंने उस इमरजेंसी को जिया था, उस इमरजेंसी टाइम वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो आपको समझ में आएगा कि उसका इम्पैक्ट कितना गहरा था, जो आज भी शायद उनके दिलों में तरोताज़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय लगाई गई थी और प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा इशू की गई थी। और वो इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चली थी। यानी इन शॉर्ट हम लोग देखें तो एग्जैक्ट 21 महीने तक चली थी। इस इमरजेंसी की वजह से लोगों को कई दिक्कतें हुई। आने वाले इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया गया, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ तक कि कई पॉलिटिकल लीडर्स को जेल भी भेज दिया गया। लेकिन इस नेशनल इमरजेंसी की वजह क्या थी? आखिर क्यों इमरजेंसी लगानी पड़ी इंडिया के अंदर? इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हमारे देश पर? आज हम लोग उन सब के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ था उस दौर में। लेकिन इस पिछले वर्ष में बहुत सी आवाज़ें खुले तौर से निकली हैं। जिन लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया जब यहाँ कोई रुकावट नहीं थी, कुछ चर्चा चलता है कि यहाँ जो आपातकाल की घोषणा हुई ये कब वापस ली जाएगी। ये कोई नहीं देखता कि कई महीनों से ढील दी जा रही है और ढील का नतीजा क्या हुआ। क्या जो लोग छूटे हैं वो उन्होंने ज़रा भी ये कबूल किया कि हिंसा और इस प्रकार के आंदोलन से, काम रोकने से देश की हानि होती है? लेकिन नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है? हमारे संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी बनाई गई हैं। पहली फाइनेंशियल इमरजेंसी, दूसरी नेशनल इमरजेंसी और तीसरी स्टेट इमरजेंसी। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। नेशनल इमरजेंसी मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट सिस्टम फेल हो जाती है और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। तब इस सिचुएशन पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और वो इसका स्पीडी डिसीजन देती है और कई क्रिटिकल सिचुएशंस को सॉल्व करती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी तब एक तरीके से गवर्नमेंट पूरी यूनाइट हो चुकी थी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाने का रीज़न क्या था? ऐसे तो कई रीज़न थे, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट में समड अप करेंगे। पहला रीज़न, नवनिर्माण आंदोलन गुजरात। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे फीस हाइक होने के कारण सड़क पर उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और उन्हीं को देखते देखते गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की डिसमिसल का डिमांड करते हैं। लेकिन इसी मूवमेंट के बाद में नवनिर्माण मूवमेंट कहा गया और यू कैन से दैट मूवमेंट फॉर रीजेनरेशन। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम चिमन भाई पटेल, जो कि अपनी करप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस स्टेट के अंदर। और देखते ही देखते स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट रफ्तार पकड़ने लगा। वेरियस सोसाइटीज़ के पीपल इसको ज्वाइन करने लगे, इंक्लूडिंग सोशल वर्कर और फैक्ट्री वर्कर्स। पुलिस के साथ मारपीट, बसों को आग लगा देना, गवर्नमेंट ऑफिसेस और राशन की दुकानों में अटैक करना, ये सब आए दिन की कहानियां बन चुकी थी। और तब जाके फरवरी 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक्ट करना चालू किया। वहाँ पर असेंबली को सस्पेंड कर दिया गया और स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। हिस्टोरियन बिपिन चंद्र अपनी बुक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं गुजरात में जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ था वो 1975 में हुआ था, जब मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठे थे और तब जाके इंदिरा गांधी जी ने एक फ्रेश इलेक्शन अनाउंस किया था। अब दूसरा रीज़न है द जेपी मूवमेंट। और गुजरात के इसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर बिहार के भी बच्चों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे 71 साल के फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण, जिनको लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। जेपी अपने निस्वार्थ भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और शायद इसी वजह से उनको फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक नई बूस्ट मिल चुकी थी। जिसको लोग बिहार मूवमेंट के नाम से जानते थे, अब लोग उसको जेपी मूवमेंट कहकर बुलाया करते। वो स्टूडेंट को मोटिवेट करते कि क्लासेस को बॉयकॉट किया जाए और सोसाइटी में एक ऐसी धारणा बनाई जाए जिससे लोग एक साथ मिलकर काम करें। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ जैसा गुजरात में हुआ था। पुलिस के साथ आए दिन लड़ाइयाँ, दुकानों को बंद कर देना, कोर्ट को सस्पेंड कर देना और स्कूलों को भी बंद किए रखना। और फिर 1974 में जेपी ने एक नया मूवमेंट चालू किया, टोटल रेवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने कई विधायकों से रिक्वेस्ट किया कि वो भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलें, जिससे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें और कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से गिर जाए।
लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से डिनाउंस किया और कहा कि 1976 में होने वाले जनरल इलेक्शन में वो उनके अपोज खड़े हों। जिसके बाद जेपी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। और तीसरा है द रेलवे प्रोटेस्ट, जहां एक तरफ बिहार अपनी ही आग में जल रहा था, वहां दूसरी तरफ रेलवे में भी कई ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे, स्ट्राइक्स होने लगी थी, जिसको लीड कर रहे सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस। और इस प्रोटेस्ट के 3 हफ्ते चलने के कारण सामान का आना जाना और लोगों का आना जाना ट्रेन से पूरी तरीके से बंद हो चुका था, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में लगभग 10 लाख से ज़्यादा रेल कर्मियों ने हिस्सा जो लिया था। कई इलाकों में आर्मी को बुलाया गया जिससे शांति पूरी तरीके से भंग ना हो। और इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए इंदिरा गांधी ने हजारों रेल कर्मियों को अरेस्ट कर लिया और उनकी फैमिलियों को रेलवे क्वार्टर से बाहर निकाल दिया। और अब 1972 से 1975 के बीच में इंडिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बुरी तरीके से प्रभावित हुई, क्योंकि इंडिया के अंदर अब 2 वॉर हो चुके थे। 80 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया आ चुके थे, जिसके कारण इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तेलों के दाम बढ़ रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही बुरी तरीके से नीचे जा रही थी। और तभी स्लोगन इंदिरा हटाओ फेमस हुआ और कई लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी रिज़ाइन कर दे। लोगों ने सड़कों पर जुलूस निकालना चालू कर दिया उनके इस रिजिग्नेशन के लिए। और अब आता है 4th पॉइंट, द राज नारायण वर्डिक्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और अब आई सबसे बड़ी मुसीबत, जहां एक तरफ कई अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, देश में कई दंगे हो रहे थे, और दूसरी ओर अब यहाँ पर इंदिरा गांधी के सामने एक नई मुसीबत आ गई थी, जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर किया गया था सोशलिस्ट लीडर राज नारायण के द्वारा, जो इंदिरा गांधी से 1971 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हार गए थे। और उस पिटीशन में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 1971 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन इंदिरा गांधी ने गलत तरीक़ों से जीता था, करप्ट प्रैक्टिसेस से जीता था, जैसे कि वोटर्स को पैसे दे देना और उनके कैंपेन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा चलाना और उसमें हद से ज़्यादा पैसे खर्चे करना। और फिर 19 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर बनी जिनको कोर्ट में जाकर गवाही देनी थी। और फिर 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट पास किया, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया इंदिरा गांधी के पार्लियामेंट इलेक्शंस को पूरी तरीके से खारिज माना जाता है और उनको 20 दिन का समय दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपील कर सकें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अटेंड कर सकती हैं, वोट नहीं कर सकती। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की वजह से जेपी मूवमेंट और जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे देश भर में, उन सबको एक चैन की सांस मिली कि चलो अब प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स भी यही चाहते थे कि वो रिज़ाइन करें, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी रिज़ाइन कर दें, क्योंकि अब उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे कि अब आने वाले अगले 6 साल तक वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती और उनकी लोकसभा की सीट को भी छीना जाता है और उनके इलेक्शंस को खारिज किया जाता है। लेकिन जजमेंट के जस्ट 1 दिन बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने की बात कही और उस पर प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली ने साइन कर दिया, जिसके बाद पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई। लेकिन फिर बाद में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर मेन रीज़न क्या थे इस नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि पहला रीज़न ये था कि जेपी मूवमेंट और ऐसे कई मूवमेंट, और दूसरा उन्होंने बताया कि इमरजेंसी लगाने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस इमरजेंसी का प्रभाव इस प्रकार पड़ा कि सारे मीडिया को बैन कर दिया गया, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच सहित ऐसे कई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, और इंडिया के अंदर कई जगहों पर मिलिट्री को लगा दिया गया जिससे लोग इकट्ठा ना हो, बातें ना करें किसी भी पर्सनल टॉपिक पर। और पुलिस और मिलिट्री को एक मेजर टास्क दिया गया और बताया गया कि जहाँ पर भी वो देखें कि लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी भी पर्सनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं या फिर सस्पिशियसली बिहेव कर रहे हैं, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। और ये तीसरी बार था जब इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। पहली बार था इंडिया पाकिस्तान वार, दूसरी बार इंडिया और चाइना वार, और तीसरी बार अब 1975 में। इसका इम्पैक्ट इस प्रकार था कि कांग्रेस पार्टी किशोर कुमार से गाना गवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद उनके सारे गानों पर लगभग 2 साल तक बैन कर दिया गया टीवी और रेडियोज़ में। आरएसएस के कई लीडर्स को जेल भिजवा दिया गया और 1976 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक मुहिम चालू की जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जा रही थी। और जो कार्यक्रम लिए हैं युवा कांग्रेस ने, उसमें एक कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का। और वो इतना फोर्सफुल था और ब्रूटल था
कि जिसकी अगर बात ही ना करें तो ही सही रहेगा। इस इमरजेंसी के इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन इसके साथ कुछ इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखा। जैसे कि 1975 से 1977 तक, जहां पर बात करें कि सरकार 1975 से पहले 41.5 मिलियन टन चावल प्रोड्यूस करती थी, लेकिन 1975 इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद वही आंकड़ा 48 मिलियन टन हो गया। दाल में 20 से 30% का मुनाफा देखने को मिला और इंदिरा गांधी के कुछ डिसीजन से इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ। और अब सिटीज़ में क्राइम कम हो चुके थे क्योंकि सारे स्मगलर्स और जितने भी चोर उचक्के थे वो सब जेल में बंद थे और क्लासरूम्स को पीसफुली कंडक्ट कराया जा रहा था, जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी शांत थे और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी टाइम से आने लगे थे अपने ऑफिस में। लेकिन अब एक बात तो श्योर थी कि इस 21 महीने की इमरजेंसी में ये तो प्रूव हो गया था कि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। और इस इमरजेंसी ने न सिर्फ इंदिरा गांधी को इफेक्ट किया बल्कि उनके गवर्नमेंट को भी इफेक्ट किया, लेकिन उनके कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और उनके कुछ पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान अपने संविधान में इसलिए दिया गया है कि अगर कभी भी कंट्री के अंदर कोई क्राइसिस आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बाधा ना बने, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन बहुत तेज़ी से ले सके। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ही उसको अपने फेवर के लिए यूज़ करती है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करती है, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इसीलिए जुडिशरी को ऐसी घोषणाओं पर नियंत्रण रखे रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।